वह वान वेलेक, बेंथ और वान वेलेक ने दी थी। इस सिद्धांत में ये बताया गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये होता है, कोई भी एक सेंट्रल एटम होता है, इसके पास कोई लिगेंड आता है, लिगेंड अपने लोन पे डोनेट करता है और इनके बीच में क्या बन जाता है, बंध बन जाता है। तो ज़्यादातर तो ये मानते हैं कि इनके बीच में पाया जाने वाला बंध कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, लेकिन सीएफटी ऐसा नहीं मानती है। सीएफटी क्या मानती है वो आज पढ़ने वाले हैं। तो ये मान लो कि 5 डी कक्षक हैं, एक को डी एक्स वाई कहा जाता है, डी वाई जेड कहा जाता है, डी एक्स जेड कहा जाता है, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र और डी जेड स्क्र। ये 5 डी कक्षक थे। इन 5 डी कक्षकों के पास जब भी कोई लिगेंड आता है तो पहले इनकी ऊर्जा बढ़ती है, बढ़ने के बाद के अंदर इनकी ऊर्जा में क्या आ जाता है, विपाटन हो जाता है। कुछ कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है, कुछ कक्षकों की ऊर्जा अधिक हो जाती है। मान लो ये ऑक्टाहेड्रल है तो T2G कक्षक हैं, उनकी ऊर्जा कम हो जाती है, जबकि EG कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है। T2G क्या होते हैं, EG क्या होते हैं? तो शुरुआत के जो 3 कक्षक हैं वो T2G है, बाद के जो 2 कक्षक हैं वो EG है। T2G कक्षकों में जो कक्षक पाली है वो अक्षों के बीच होती है। जब कक्षक पाली अक्षों के बीच हो, यानी कि इस प्रकार से अक्षों के बीच में कक्षक पाली हो, तो इसको कहा जाता है T2G। और जब कक्षक पाली अक्षों के ऊपर ही स्थित हो, इस प्रकार से हो, तो इसको कहा जाता है EG। तो EG कक्षकों में कक्षक पाली कक्षों के अक्षों के ऊपर होती है, जबकि T2G में कक्षक पाली अक्षों के मध्य होती है। तो इनका डायग्राम वगैरह बनाकर अपने बताएंगे। तो कुल मिलाकर ये हुआ सीएफटी में कि जो डी कक्षक हैं वो डीजनरेट होते हैं, यानी कि इनकी ऊर्जा एक समान होती है। जब भी तो ये तो सेंट्रल एटम के पास थे, जब इसके पास लिगेंड आया, लिगेंड ने इसको आकर चारों तरफ से घेरा, तो इनकी ऊर्जा में क्या हुआ, ऊर्जा बढ़ गई। बढ़ने के बाद में फिर क्या हुआ है, मान लो कि ये ऑक्टाहेड्रल संकुल बना है, तो ऑक्टाहेड्रल संकुल में T2G और EG में डी कक्षकों का विपाटन हो गया। यदि ये संकुल टेट्राहेड्रल होता तो टेट्राहेड्रल में ऐसा होता है कि टेट्राहेड्रल में पहले ऊर्जा बढ़ी, उसके बाद में ऊर्जा में विपाटन हुआ। तो टेट्राहेड्रल में ऐसा हुआ कि नीचे जो कक्षक हैं वो होते हैं E और ऊपर वालों को कहा जाता है T2, इसको E और इसको T2। कारण क्या है, टेट्राहेड्रल होता है वो इस प्रकार से होता है, और इनमें जो कक्षक जो पाली होती है, जो कक्षक होती हैं वो अक्षों पर न होकर, अब ये देखो बीच के अंदर है, तो बीच वालों की जो एनर्जी है उनकी बढ़ेगी, यानी कि T2 की एनर्जी बढ़ेगी। T2 का मतलब है DXY, DYZ और DXZ की एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जबकि EG के अंदर DX2Y2 और DZ2 की एनर्जी यहाँ पर कम हो जाती है टेट्राहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में इन T2G की कम होती है, EG की अधिक होती है। CFT के अनुसार मेटल और जो लिगेंड है उनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। कि जैसे ये कोई मेटल है और ये कोई लिगेंड है, मेटल और लिगेंड के बीच में कैसा बंध पाया जाता है, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। इसमें माना गया कि मेटल और लिगेंड है उनके बीच में कैसा बंध है, ये आयनिक बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। तो सीएफटी के अनुसार जो सेंट्रल एटम है और लिगेंड है उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो किस प्रकार का होता है, अट्रैक्शन का होता है, आकर्षण का होता है। इसी को ये अपने क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो कुल मिलाकर सीएफटी क्या कहती है
कि CFT कहती है कि इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता। कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर कक्षक मिलते हैं, तो यहाँ पर कक्षक हैं वो मिलते नहीं है, तो नो कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्ड है वो नहीं बनता है, तो नो कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। तो CFT एक ये, और CFT ज़्यादातर जोर है वो d ऑर्बिटल पर देती है। तो d ऑर्बिटल किसके d ऑर्बिटल? जो सेंट्रल एटम होता है को d ऑर्बिटल के बारे में बताती है कि d ऑर्बिटल का विपाटन कैसे हो जाता है, d ऑर्बिटल का विपाटन क्यों हो जाता है। d ऑर्बिटल संख्या में 5 होते हैं, जिनको अपने 2 भागों में बांटा है। एक को कहा है T2G और एक को कहा है EG। T2G के अंदर आती हैं DXY, DYZ और DXZ, जबकि EG के अंदर आते हैं DX2Y2 और DZ2। T2G वाले में जो कक्षक पालियां हैं वो अक्षों के बीच में रहती है। कैसे रहती है बीच में? देखो इस प्रकार से रहती है कक्षक पालियां अक्षों के बीच में, जबकि EG के अंदर कक्षक पालियां है वो अक्षों के ऊपर ही रहती है। जैसे ये DX2Y2 है, तो DX2Y2 में ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो अक्षों पर ही आ गई। और इनमें क्या थी? कक्षक पालियां अक्षों के बीच में थी। इधर वाला T2G है और इधर वाला क्या है? EG है। तो T2G कक्षकों में आती हैं DXY, DYZ और DXZ। इनका डायग्राम बनाकर दिखाया हूं मैं आपको। तो एक होता है DXY। DXY के अंदर जैसे मान लो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो DXY में क्या होगा? जो कक्षक पाली है वो x और y के मध्य होगी। तो ये देखो, ये मैंने बना दी है मध्य। दूसरी इनके क्या होगी? लॉन्गिट्यूडिनल होगी, लंबवत होगी। इस प्रकार से DXY की कक्षक पाली इस प्रकार से होगी। DYZ के बनाना चाहिए अपने, तो DYZ में क्या होगा? इस अक्ष को y कह दूं मैं, इसको z कह दूं, तो DXY DYZ, तो इस एक को y कह दिया, एक को z कह दिया, तो कक्षक पाली क्या होगी? इनके मध्य होगी। y और z के बीच में आ गई दूसरी, फिर इनके बीच में। जैसे ये y है तो ये -y होता है, ये z है तो ये -z होता है। तो क्या हो गया? देखो y और z के बीच में कक्षक पाली, इधर से देखें तो y और z के बीच में है। और इसी प्रकार से कक्षक पाली इस प्रकार से बनाते हैं DXZ। तो कक्षक पाली XZ कह दो चाहे ZX कह दो, एक ही बात है। तो कक्षक पाली है वो x और z के बीच में, तो एक को x मान लो और एक को z मान लो, और कक्षक पालियां इस प्रकार से हो जाएगी x और z के बीच में। इन तीनों कक्षकों को ही T2G कहा जाता है। ये कौन से हैं? DXY वाला, DYZ वाला और DXZ या ZX वाले को क्या कहा जाता है? T2G कहा जाता है। कौन से जी है ये? T2G। किसा जी? T2G। अब आपको फिर इज्जी किसा हुआ है? इज्जी है वो बहुत ही सरल होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? इज्जी है। कि इज्जी में आते हैं, एक आता है DX2Y2 वाला, तो इस x को x मान लो, इसको y मान लो, तो कक्षक पाली कहाँ होगी? x पर होगी और y पर होगी। और एक होता है DZ2, तो DZ2 में कक्षक पाली क्या होगी? ये x है और ये z है, तो कक्षक पाली z पर होगी। तो इस प्रकार से ये तो एक पाली तो ZX पर हो गई, और जो दूसरी पाली है, जैसे ये x है, ये z है, तो ये y है, y इस प्रकार से होगा आपकी तरफ। तो अब जो दूसरी पाली है वो गोलाकार है। गोलाकार का मतलब ये शक्तिनुमा है, और शक्तिनुमा कौन सी अक्ष पर हो गई? एक तो ये x अक्ष हो गई और एक ये हो गई y अक्ष। x और y अक्ष पर इस प्रकार से है ये शक्तिनुमा, चकले जैसा। इन दोनों को कहा जाता है, इन दोनों को कौन से कक्ष कहा जाता है? EG। इनको EG कहा जाता है। टेट्राहेड्रल होता है तो G नहीं लगाते, इसको T2 कहेंगे, और इनको T2 कहेंगे, और इनको क्या कहेंगे? E कहेंगे। तो देखो ये ट्रिपली डिजनरेट है, ये डबली डिजनरेट है, और ये लोब है, इनमें लोब है वो अक्षों के बीच में है, और इनमें लोब है वो अक्षों के ऊपर ही है।
अब बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे हो सकती है, इसको समझो, कि ध्यान से समझो, मैं 2 बार बोलूँगा कि ये कोई डी ऑर्बिटल हैं। डी ऑर्बिटल हैं वो 5 होते हैं डी सब सेल में, 1 2 3 4 5, ये 5 होते हैं। जब भी इसके पास कोई भी लिगेंड आता है बॉन्ड बनाने के लिए तो इनकी ऊर्जा बढ़ती है, इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो अब एक बार इधर वाला देखो, इनकी ऊर्जा बढ़ गई। अब ये देखो इनकी ऊर्जा इतनी हो गई है। अब जब लिगेंड है वो यदि ओक्टाहेड्रल संकुल बनाते हैं, ओक्टाहेड्रल बनाते हैं तो इनकी अब ऊर्जा में क्या होगा, विपाटन होगा। विपाटन के दौरान जो T2G कक्षक हैं, T2G कक्षक 3 होते हैं, इनकी ऊर्जा कम हो जाती है, जबकि Eg कक्षकों की ऊर्जा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। T2G व Eg के बीच में जो पाया जाता है एनर्जी गैप, T2G व Eg के बीच में जो एनर्जी गैप पाया जाता है उसको डेल्टा से कहा जाता है, और इसे कहा जाता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या है, इतना जो ऊर्जा का गैप है उसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहा जाता है। ये ऐसा ओक्टाहेड्रल में होता है। ओक्टाहेड्रल में ध्यान देना T2G की एनर्जी कम होती है, Eg की एनर्जी ज़्यादा होती है। ये आपको अभी बताया है कि ऊपर वाले 3 हैं इनको T2G कहा जाता है, नीचे वालों को Eg कहा जाता है। यानी कि dxy dyz और dxz को T2G कहा जाता है, जबकि dx2 y2 और dz2 को Eg कहा जाता है। मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स ओक्टाहेड्रल बन रहा है। ओक्टाहेड्रल समझो आप अष्टफल की ऐसा होता है कि कोई एक मेटल बीच में बैठ जाए, मेटल या अपने ऐसे कहते हैं सेंट्रल एटम है ये बीच में, एक लिगेंड ऊपर आकर बैठ जाए, एक लिगेंड नीचे आकर बैठ जाए। मेटल या सेंट्रल एटम बीच में बैठा, एक लिगेंड ऊपर है, एक लिगेंड नीचे है, बचे हुए 4 लिगेंड है वो स्क्वायर प्लेनर है। ये मान लो स्क्वायर प्लेनर था पहले, और स्क्वायर प्लेनर के एक ऊपर बैठ गया और एक नीचे बैठ गया, तो इस प्रकार को कहा जाता है ओक्टाहेड्रल। ओक्टाहेड्रल को आप ऐसे समझो कि जैसे ये मान लो कोई अपना एक स्केच है, एक ये है, 2 इस प्रकार से रख दिए मैंने, तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर प्लेनर बन गया। स्क्वायर प्लेनर के एक ऊपर आ जाए, एक नीचे आ जाए, इसको इस प्रकार से मैंने थोड़ा ऊपर उठाया है, एक ऊपर एक नीचे, इस प्रकार से मान लो कि बीच में तो सेंट्रल एटम आ गया, एक ऊपर एक नीचे लिगेंड है, और चारों स्क्वायर प्लेनर के कोणों पर है। अब देखो इस लिगेंड को ये मानो, इस लिगेंड को ये मानो, इधर वालों को इधर वाला मान लो, ये वाला ऊपर वाला है और ये वाला नीचे वाला है, तो इस प्रकार से व्यवस्था होती है। यानी कि सभी लिगेंड अक्षों पर है, और अक्षों पर कक्षक पाली है वो dx2 y2 और dz की स्क्वायर की होती है। तो इनकी पाली अक्षों पर होने के कारण जो भी लिगेंड आएगा उसको इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, तो Eg की एनर्जी ज़्यादा होती है। जबकि T2G के अंदर कक्षक पाली अक्षों के मध्य स्थित होने के कारण प्रतिकर्षण कम होता है, जिसके कारण इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसा ओक्टाहेड्रल में होता है। जबकि टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल इस प्रकार से होता है कि बीच में कोई सेंट्रल एटम है, बीच में सेंट्रल एटम है, एक लिगेंड ऊपर है, एक लिगेंड इधर है, एक लिगेंड इधर है, एक लिगेंड इधर है। तो इसमें जो कक्षक पाली है वो अक्षों के ऊपर न होकर अक्षों के बीच में आ चुकी है, और अक्षों के बीच में आ चुकी है। तो इसको इस प्रकार से मान लो, मैं चतुष्फलकीय डायग्राम बना रहा हूँ, आप ध्यान से समझो इस बात को कि चतुष्फलकीय डायग्राम ये होता है, चतुष्फलकीय डायग्राम ये होता है। अब इसको इस प्रकार से आप समझो कि इनके को कैसे भी घुमा लो, चतुष्फलकीय डायग्राम के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती घुमाने से। तो अब देखो इनमें जो कक्षक पाली है वो अक्षों पर नहीं है, 3D रूप से व्यवस्थित है। बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री, ये जो बॉन्ड एंगल है तो ये कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये सभी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। सभी कितने हैं, ये 6 हैं, एक एक 2 3 4 5 और 6,
तो टोटल बॉन्ड एंगल अच्छा है वो 109 डिग्री 28 मिनट की हैं। पालियां हैं वो अक्षों पर नहीं है, जिसके कारण टेट्राहेड्रल के अंदर जो ई है, ई का मतलब इनमें पाली अक्षों पर थी तो अक्षों वाले में प्रतिकर्षण नहीं होगा, जिसके कारण इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और T2 में पाली अक्षों के बीच में थी, अक्षों के बीच में थी, तो लिगेंड भी अक्षों के बीच से आएगा तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि टेट्राहेड्रल में उल्टा होता है, ई की एनर्जी कम होती है, T2 की एनर्जी अधिक होती है। जबकि अपने बात करें टेट्रागोनल फील्ड की बात करें, टेट्रागोनल पर गौर करो। अब टेट्रागोनल में क्या होगा कि जो इसमें T2G में भी 3 थे ना, DXY DYZ और DXZ, तो ZZ वालों की एनर्जी कम हो जाती है। तो देखो XZ, इन दोनों में Z आ रहा है, Z वालों की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, जबकि बचा हुआ XY उसकी एनर्जी बढ़ गई। इसी प्रकार EG में DX² Y² और DZ² था, तो Z वाले की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, जबकि X² Y² वाले की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। उसके बाद में यदि स्क्वायर प्लेनर प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा हो तो जो जेड वाले हैं उनकी एनर्जी और ही कम हो जाती है। तो ये देखो, ये जेड वाला तो कहाँ गया, इधर आ गया, इसकी एनर्जी और ही कम हो जाती है, जबकि DXY वाले की एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और DX² Y² वाले की एनर्जी और ही बढ़ गई। DX² Y² वाले की एनर्जी देखो, पहले यहाँ था अब यहाँ हो गया, DX² Y² वाले की एनर्जी और ही बढ़ जाती है, जबकि DXZ और DYZ वाले की एनर्जी और ही कम हो जाती है। तो अपने ऐसे कह दें कि ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम तो ये था, ऑक्टाहेड्रल में डेल्टा का मान इतना, उसके बाद में टेट्रागोनल में डेल्टा का मान बढ़ गया, स्क्वायर प्लेनर में डेल्टा का मान और ही बढ़ गया, टेट्राहेड्रल में डेल्टा का मान छोटा होता है, बहुत ही कम होता है। तो डेल्टा के मान की बात करें तो टेट्राहेड्रल में सबसे छोटा है, उसके बाद में ऑक्टाहेड्रल में थोड़ा बड़ा है, फिर टेट्रागोनल में और बढ़ गया है, जबकि स्क्वायर प्लेनर में और बढ़ गया है। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है वो स्क्वायर प्लेनर में सबसे ज़्यादा होती है, टेट्रागोनल में उससे कम होती है, ऑक्टाहेड्रल में और कम होती है, और टेट्राहेड्रल में सबसे कम होती है। तो ये क्रम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये डायग्राम ध्यान में आ गया होगा, डी कक्षकों का विपाटन कैसे होता है, सभी ने अच्छे तरीके से समझ लिया है। बहुत बढ़िया, सभी अच्छे बच्चे हैं। इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद बनाओ अपने हाथ से, तब आपके ज़्यादा समझ में आएगा। देखो समझो, ये मान लो कि 5 डी कक्षक थे पहले, 5 डी कक्षकों के पास जब कोई ये मेटल के अंदर थे, जब भी इसके पास कोई लिगेंड आया है तो इनकी ऊर्जा क्या हुई है, बढ़ी है। तो ये मान लो इसके पास मेटल था, मेटल के पास क्या आ गया, लिगेंड आ गए हैं, तो इनकी ऊर्जा में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जिस प्रकार से अपने, जैसे मान लो अपने आराम से बैठे हैं और अपने चारों तरफ से कोई सांप आकर घेर ले, यानी कि अपने को चारों तरफ से घेर ले, तो अपनी धड़कनें बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से ये जो डी कक्षक थे इनकी ऊर्जा थी इतनी, और अब इसके चारों तरफ से लिगेंडों ने घेर लिया तो इनकी ऊर्जा बढ़ गई है, और बढ़कर कितनी हो गई है, मान लो इतनी हो गई है। अब जब ये बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है तो इनकी ऊर्जा में विपाटन हो जाता है, जो डी कक्षकों की ऊर्जा दो भागों में बढ़ती है, एक को कहा है मैंने T2G और एक को कहा है EG। ऐसा ऑक्टाहेड्रल में होता है। ऐसा कैसे होता है, ऑक्टाहेड्रल में ऐसा होता है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब ये मेटल है और एक लिगेंड ऊपर, एक लिगेंड नीचे, एक लिगेंड इधर, ये ऐसा ऑक्टाहेड्रल में होता है। अब यदि टेट्रागोनल होता, टेट्रागोनल में क्या होता है, ये डी जो 3 है इनमें से जो डी एक्स जेड और डी वाई जेड है इनकी एनर्जी कम हो जाती है, जबकि डी एक्स वाई है इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब ये DX² Y² और DZ² है तो इसमें भी DZ² की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और DX² Y² की एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये DX² Y² वाला है। ये ऐसा होता है किसमें, ऐसा होता है टेट्रागोनल में, टेट्रागोनल में ऐसा होता है। यदि अपने टेट्रागोनल ही नहीं, अपने स्क्वायर प्लेनर की बात करें
तो स्क्वायर प्लेनर के अंदर जो जेड वाला है उनकी एनर्जी और ही कम हो जाती है, तो ये इसकी एनर्जी थोड़ी और कम हो जाएगी, इसकी थोड़ी और बढ़ जाएगी। और इनमें जेड वाले हैं तो ये कौन सा है, डी एक्स जेड, ये वाई लिखा गया भूल से, ये डी एक्स जेड और डी वाई जेड है, तो डी एक्स जेड और वाई जेड की एनर्जी क्या हो जाएगी, और ही कम हो जाएगी। और ये डी एक्स वाई है, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इससे भी ऊपर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये डी एक्स वाई हो गया अब, और ये डी यहाँ वाला हो गया डी जेड स्क्वेयर, और यहाँ वाला हो गया डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और यहाँ वाला हो गया डी एक्स जेड और डी वाई जेड। तो इस प्रकार से इनका विपाटन हुआ है। देखो ध्यान से, दोबारा से सुनो, ये मेटल था, मेटल के चारों तरफ लिगेंडों ने घेरा तो इनकी ऊर्जा बढ़ गई, फिर T2G और Eg में ये बंट गए हैं। इसमें ऐसा तो ऑक्टाहेड्रल में होता है, यदि आप टेट्रागोनल हो तो जो जेड वाले होते हैं, इसमें भी जेड वाला नीचे आ गया, इसमें भी जेड वाला नीचे आ गया, और एक्स और वाई वाले की एनर्जी बढ़ जाती है। जबकि स्क्वायर प्लेनर में ऐसा किस में होता है, स्क्वायर प्लेनर में, स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है कि जो जेड वालों की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वालों की एनर्जी बढ़ जाती है, और डी एक्स वाले की एनर्जी डी जेड की स्क्वायर से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो इनमें पर्सन किस प्रकार से आता है, पर्सन आता है, इन डी कक्षकों की ऊर्जा का क्रम पूछा जा सकता है कि आपको कह दे स्क्वायर प्लेनर में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, तो एनर्जी इस प्रकार से बढ़ रही है, ऊर्जा का ये है, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद में इसकी एनर्जी, उसके बाद में इसकी एनर्जी, इस प्रकार से एनर्जी का क्रम पूछा जा सकता है। ये डेल्टा ओ है, ये डेल्टा टेट्रागोनल है, और ये डेल्टा स्क्वायर प्लेनर है। तो डेल्टा स्क्वायर प्लेनर है वो सबसे बड़ा है, और किससे, डेल्टा टेट्रागोनल से, और टेट्रागोनल बढ़ता है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से। इसी प्रकार से यदि कोई टेट्रा एड्रल होता, चतुष्फलकीय होता, तो इनकी एनर्जी भी पहले बढ़ती है, और बाद के अंदर इनकी ऊर्जा में क्या आ जाता है, गैप एनर्जी में विपाटन हो जाता है। डी कक्षकों में विपाटन होने से इनमें भी विपाटन होता है, लेकिन उल्टा विपाटन होता है। इसमें T2 है वो ऊपर होता है, E है वो नीचे होता है। टेट्राहेड्रल में ये टेट्राहेड्रल के लिए है। और इसको क्या कह देंगे, डेल्टा टी कह देंगे। अब इसमें थोड़ा सा और भी ध्यान रखने वाली बात है कि जितना नीचे होता है ये माइनस, इसको डेल्टा ओ कह दिया, तो ये -0.4 डेल्टा ओ होता है, ये प्लस 0.6 डेल्टा ओ होता है। ये आगे थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे अपने। अब ये बातें बता तो चुका, फिर भी थोड़ा सा दोबारा समझ लो कि टेट्राहेड्रल है उसमें T2G की एनर्जी ज़्यादा होती है, E की एनर्जी कम होती है। जबकि ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल की बात है, ये तो डी कक्षक थे, 5 डी कक्षक है, इसमें T2G की एनर्जी ज़्यादा होगी, E की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। टेट्राहेड्रल इस प्रकार से होता है, यहाँ पर सेंट्रल एटम होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड होता है वो अक्षों के बीच में से आएगा, यानी कि जो कक्षक पाली है, जैसे मान लो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये जेड अक्ष है, इस प्रकार से होते हैं। ये आपकी तरफ है, ये जेड अक्ष, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, जेड ऐसे है आपकी तरफ, प्रत्येक के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो कक्षक पालियाँ होती है टेट्राहेड्रल में, वो इनके बीच में होती है, इस प्रकार से इनके बीच में होती है, यानी कि अक्षों पर नहीं होती, जिसके कारण से ऐसा हुआ है कि E की एनर्जी कम है, T2 की एनर्जी ज़्यादा है। T2G का अर्थ क्या हो गया, जैसे T2G है इसका मतलब ये DXY है, ये DYZ है, और ये DXZ है, और ये DX2Y2 है, और ये DZ2 है। तो ये D5 कक्षक हैं, 5 कौन से, ये वाले कि DXY, DYZ, DXZ, DX2Y2 और DZ2। तो ये 5 हैं, इस प्रकार से आप लोगों को बता दिए गए हैं। जबकि ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल में T2G की एनर्जी कम होती है, जबकि Eg की एनर्जी ज़्यादा होती है। T2G का अर्थ है कि कौन से, T2G का अर्थ है कि DXY, DYZ और DXZ की एनर्जी क्या होती है, XZ कह दो, ZX कह दो, एक ही बात है, और DX2Y2 और DZ2 की एनर्जी क्या होती है,
ज़्यादा होती है। इस प्रकार से होता है। जबकि टेट्रागोनल में क्या होता है, टेट्रागोनल के अंदर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर की एनर्जी ज़्यादा तो थी, लेकिन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी ज़्यादा होगी डी जेड स्क्वायर की तुलना में। यानी कि इन तीन की पहले बराबर थी ना, अब इनकी 2 की बराबर थी, इन 3 की बराबर थी, इनमें भी विपाटन आ जाता है। और स्क्वायर प्लेनर में क्या हो जाता है, जेड वाले की एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। इसकी 2 नंबर पर थी, अब देखो जेड वाले की एनर्जी और कम हो गई, और इधर भी जेड वालों की एनर्जी तो बराबर थी, और एक्स वाई वाले की एनर्जी है वो बढ़ गई, जेड स्क्वायर से भी अधिक हो गई। तो CFT के अनुसार इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा कि EG में जाएगा, T2 में जाएगा कि E में जाएगा, तो इसके लिए अपने अगला नया वीडियो जारी करेंगे। धन्यवाद। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।